रेडी हो बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली रेडी होंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो यस हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर कितना? लेक्चर नंबर है यार, आई डोंट नो। ओके यस, सो हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे। यस, हम लोग का ये चैप्टर अब बहुत लंबा चैप्टर नहीं बचा है, बस अब कुछ और पार्ट्स बचे हैं। अब इसके बाद चाहे तो 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो बस अब शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लंबा चैप्टर, जब इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा सारा पार्ट्स कर लिए, तो अब तो कुछ छोटा छोटा पार्ट्स बचा है, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बचा है जो हम लोग को खत्म करना है। सो स्टार्ट करें। ओके, सो इससे पहला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सो देयर यू नो कि इससे पहला और इससे पहला का पहला लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में, कि भाई यूरोप में 1830 से लेके 1848 के टाइम पे हम लोग का पूरा यूरोप में हर एक छोटा पार्ट्स में रेवोल्यूशंस हुआ है। हर जगह पे रेवोल्यूशंस आफ्टर रेवोल्यूशंस होने लगा। पूरा का पूरा यूरोप में 1830 से 1848 के टाइम पे थ्रू आउट द यूरोप रेवोल्यूशंस हुआ। हम लोग का फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीस में रेवोल्यूशन हुआ, पोलैंड में हुआ, सिलेशिया में हुआ, फिर से फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ। तो थ्रू आउट स्पैन ऑफ दीज 18 ईयर्स, 1830 से लेकर 1848 के टाइम पे इतना सारा रेवोल्यूशंस पूरा का पूरा यूरोप में हर जगह पे रेवोल्यूशंस हो रहा था। हम लोग का लिबरल मिडिल क्लास रेवोल्यूशंस कर रहा था, ताकि ये क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बनाया जा सके, ताकि मोनार्की को हटा के लिबरलिज्म लाया जा सके, ताकि लोगों को राइट्स इक्वालिटी मिल सके। सो एज ऑफ रेवोल्यूशन तुम लोग को पूरा क्लियर है? जो स्टोरी के वे में सब चीज चल रहा था, आई थिंक उतना क्लियर है, उतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सो हम लोग एंड किए थे जर्मनी में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1848, उसके साथ हम लोग लेक्चर को एंड कर दिए थे, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखो, तुम लोग को याद है कि अब देखो द थिंग इज कि जर्मनी का रेवोल्यूशन तो तुम लोग को याद होगा ही, अभी इससे पहले लेक्चर में पढ़ाए थे। जर्मनी में क्या हुआ था? जर्मनी में 1848 में पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ। जो लिबरल मिडिल क्लास था वो रिवोल्ट किया, वो हम लोग का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जर्मनी को मोनार्की से रिपब्लिक बना दिया था। सो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ, बट उसके बाद फिर ये जो रेवोल्यूशन था, इसको जो मोनार्की था, जो एरिस्टोक्रेसी था, वो मिलिट्री के साथ मिलके ये रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया था। ये हम लोग को पता है। ये वो मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी, हाँ, सो मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी दोनों साथ में मिला, और दोनों साथ में मिलके ये जो रेवोल्यूशन था इसको सप्रेस कर दिया और फिर से जर्मनी में मोनार्की ले आया। इवन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का सिलेशिया में भी 1845 में रेवोल्यूशन हुआ था। वर्कर्स हम लोग का रिवोल्ट किए थे, वीवर्स हम लोग का रिवोल्ट किए थे कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स मिलिट्री के साथ आ गया था और वो और वीवर्स का रिवोल्ट को सप्रेस कर पाया था, जिसमें 11 वीवर्स मर गए थे। अगर पोलैंड का बात करें तो पोलैंड में भी हम लोग को पता है कि जो पोलैंड के लोग थे वो लोग रिवोल्ट किए थे रशिया के अगेंस्ट में, पर रशिया उसको सप्रेस कर पाया था। सो देयर वी फाइंड कि यूरोप में 1830 से 1848 के टाइम पे हर जगह पे रिवोल्ट्स आफ्टर रिवोल्ट्स हो रहा था। कहीं रिवोल्ट हो रहा है, कहीं और रिवोल्ट हो रहा है, हर जगह पे रिवोल्ट्स आफ्टर रिवोल्ट्स हो रहा था। कुछ रिवोल्ट्स को जो मोनार्की था, जो एरिस्टोक्रेसी था, ये लोग कुछ जगह का रिवोल्ट्स को तो सप्रेस फिर भी कर पा रहे थे, जैसे जर्मनी का, पोलैंड का, सिलेशिया का, ऐसे कुछ जगह का तो ये लोग रिवोल्ट सप्रेस भी कर दिए थे। बट ये मोनार्की को समझ में अब आ गया था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। हम लोग जितना ये लोग को सप्रेस करते जाएंगे, ये लोग और उछलेगा, ये लोग और रिवोल्ट्स करेगा। हम लोग अभी तो जर्मनी का या सिलेशिया का, ये सारे का रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिए, बट आगे क्या? ये लोग रुकने वाला नहीं है। जब तक हम लोग ये लोग के लिए कुछ करेंगे नहीं, ये लोग अब रुकने वाला नहीं है। हम लोग जितना रिवोल्ट्स को सप्रेस करेंगे, और ज़्यादा रिवोल्ट्स ये लोग करेगा, और ज़्यादा जोर से उछलेगा, और ऐसे तो काम चलने वाला है। तो मोनार्की को इतना सब कुछ होने के बाद, मोनार्की को, एरिस्टोक्रेसी को, ये लोग को समझ में आने लगा कि भाई अब पॉसिबल नहीं है। ये सब सिचुएशन देख के समझ में आने लगा कि अब पॉसिबल नहीं है वो सेम मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना। अब कुछ
चेंजेस लाना ही पड़ेगा। अगर हम लोग कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे अपना सिस्टम में तो ये लोग नहीं रुकने वाला है। कंटिन्यू ये लोग हम लोग जितना भी सप्रेस कर ले, अभी सप्रेस कर पा रहे हैं पर ये लोग फिर से आएगा, फिर से रिवोल्ट करेगा, बाद का हम लोग सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग को इन रेवोल्यूशनरीज का कुछ डिमांड्स को मानना पड़ेगा। अगर हम लोग इन लोगों का कुछ डिमांड्स को मानेंगे तभी हम लोग पीसफुली रूल कर पाएंगे। तो ये लोग को समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ चेंजेस लाना ही पड़ेगा, वो सेम मोनार्की को रीस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। याद है तुम लोग को जब हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रीटी ऑफ वियना पास किया था प्राग कंट्रीज, उसी समय हम लोग बात किए थे ना कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा था तो कुछ कंजर्वेटिव्स थे, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के कंजर्वेटिव्स, जो लोग का मानना था कि भाई वही से मोनार्की को रिस्टैब्लिश नहीं करना चाहिए, कुछ चेंजेस लाना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस लाएंगे जैसे सर्वडम हटा दे, फ्यूडलिज्म हटा दे, जैसे हम लोग का मॉडर्नाइजेशन कर दे आर्मी में, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ला दे, सो अगर ऐसा कुछ चेंजेस लाएंगे तो मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वो लोग का मानना था, जो वेस्टर्न यूरोप के जो कंजर्वेटिव्स थे वो लोग ये बात बहुत पहले 1815 के टाइम पे समझ आ गया था, बट ये बात प्राग कंट्रीज को तो समझ में आया नहीं था। वो लोगों को तो वही सेम मोनार्की को रिस्टैब्लिश करना था, सारा चेंजेस को अंडू करना था। तो अब वो प्राग कंट्रीज और अब जितने भी और मोनार्की से वेस्टर्न यूरोप के जो कंजर्वेटिव्स थे वो ऑलरेडी ये सारा चेंजेस ला चुके थे, बट बाकी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो कंजर्वेटिव्स थे अब वो लोगों को समझ में आ गया कि नहीं भाई अब वो सेम मोनार्की को रिस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे हम लोग। अभी का रिपोर्ट को तो सप्रेस कर पा रहे हैं, पर हम लोग इन लोगों को जितना सप्रेस करेंगे ये लोग और जो सोचेगा ये लोग और ज्यादा रिपोर्ट्स करेगा, अब ये लोग रुकने वाला है नहीं, इसलिए कुछ चेंजेस हम लोग को लाना पड़ेगा। सो जो चेंजेस वेस्टर्न यूरोप के कंजर्वेटिव्स 1815 में ले आए थे वो चेंजेस अब ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंजर्वेटिव्स 1848 के बाद लाते हैं। क्या किए ये लोग भी क्या किए, सर्वडम अबॉलिश कर दिए, फ्यूडलिज्म अबॉलिश कर दिए, सो ऐसे कुछ चेंजेस दिया। क्लियर है? सो इतना क्लियर है। सो फाइनली सब हम देखा तो रेवोल्यूशनरीज का जीत तो हुआ। अगर देखा जाए तो रेवोल्यूशनरीज फाइनली जो हम लोग का लिबरल मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो चीज़ डिमांड करा था उसमें से कुछ डिमांड से फुलफिल हो गया। सो आई थिंक इतना क्लियर है, इतना तक क्लियर है। ये छोटू सा पार्ट एक्चुअली पिछले ही लेक्चर का बचा था, सो पिछला लेक्चर में करने का मूड नहीं था मेरा, तो हम सोचे इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। सो आई थिंक इतना तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते। तो बस ध्यान से सुन। तो इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया, तो ये लोग को समझ में आ गया, इन कंजर्वेटिव्स को समझ में आ गया कि कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है, और जो चेंजेस हम लोग का वेस्टर्न यूरोप के कंजर्वेटिव्स पहले ही ले आ चुके थे वो चेंजेस अभी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंजर्वेटिव्स अब लाए, 1848 के बाद लाए, और हम लोग का चेंज ये क्या बोलते हैं, फ्यूडलिज्म हटा दिए, सर्वडम हटा दिए, लौटा है। अब देखो, अब बदलता है हवा का रुख। हवा का रुख अब बदलेगा और आएगा कुछ चेंजेस। 1848 का अगर हम लोग बात करें, अब देखो कैसे हवा का रुख बदलता है। 1848 से पहले अगर हम लोग बात करें, तो 1848 से पहले नेशनलिज्म का मूवमेंट को कौन लेके चल रहा था? लिबरल मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिनको हम लोग लिबरल नेशनलिस्ट भी बोलते हैं। हम लोग का यही एजुकेटेड मिडिल क्लास, लिबरल नेशनलिस्ट, यही लोग मेन नेशनलिज्म का मूवमेंट को चला रहे थे कि भाई हम लोग, यही लोग मेन थे जो लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हम लोग को नेशन स्टेट चाहिए, हम लोग को नेशन स्टेट चाहिए, हम लोग नेशनलिज्म लाएंगे, लिबरलिज्म लाएंगे, यही लोग मेन डिमांड कर रहे थे। हम लोग को पता है कि यूरोप जो था, यूरोप बहुत छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। पूरा का पूरा यूरोप हम लोग का मॉडर्न स्टेट बना हुआ था, कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, ये हम लोग को पता है। एंड इट वाज दीज रेवोल्यूशनरीज, ये जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, ये जो हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ये लोग सब फाइट कर रहा था नेशनलिज्म, लिबरलिज्म के लिए। ये लोग सब फाइट कर रहा था कि भाई हम ये लोग ही था ना जो लोग नेशनलिज्म का मूवमेंट चला रहा था, जो लोग ये छोटा छोटा प्रोविंसेस को कंबाइन करके एक सिंगल नेशन स्टेट्स बनाना चाहता था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाना चाहता था, नेशन स्टेट्स बनाना चाहता था, और फिर मोनार्की को हटा के लिबरलिज्म लाना चाहता था। सो ये लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट्स, ये सारा चीज़ को कौन कर रहा था? ये सारा चीज़ को कर रहा था हम लोग का
एजुकेटेड मिडिल क्लास, हमारे रेवोल्यूशनरीज। बट अब हवा का रुख बदलता है और 18 तो अब हवा का रुख बदलता है और आता है कुछ कमाल। हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, न मुझको खबर न तुझे को पता। ओके, सो मेरे अंदर का बीच बीच में जाग जाता है अजीब सी भली। आई एम सॉरी, हम उनसे तो कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, हम किसी से कंपेयर कर सकते, मेरा गाना इतना गंदा होता है। सो कमिंग बैक, सो देयर वी फाइंड कि 1848 के बाद हवा का रुख बदलता है और अब आ जाते हैं हमारे कंजर्वेटिव्स रोल में। पहले जो हमारा जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग नेशन स्टेट्स बनाने का काम कर रहे थे। ये लोग लोगों को यूनाइट करके, लोगों के अंदर कॉमननेस, नेशनलिज्म का फीलिंग लाके नेशन स्टेट्स बनाने का ट्राई कर रहे थे। अब हम लोग का जो कंजर्वेटिव्स है वो लोग लग जाते हैं नेशन स्टेट्स बनाने में। अब वो लोग छोटा छोटा प्रोविंसेस सबको कंबाइन करके नेशन स्टेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कंजर्वेटिव्स क्यों भाई, वो लोग क्यों नेशन स्टेट्स बनाना चाहते हैं? देखो, लेट मी फर्स्ट मेक दिस थिंग क्लियर। नेशन स्टेट का मतलब तुम लोग को याद है हम क्या बताए थे? नेशन स्टेट का क्या मतलब था कि भाई एक ऐसा जगह जहाँ पे मोनार्क हो सकता है, मोनार्क हो सकता है और कॉमन सिटीजन्स होंगे, बट ये जो कॉमन सिटीजन्स होंगे उन सबके बीच में कॉमननेस होगा, यूनिटी होगा, नेशनलिज्म का फीलिंग होगा। मोनार्क और जो सिटीजन्स है वो लोग सब सेम हिस्ट्री, सेम कॉमननेस, नेशनलिज्म को शेयर करेंगे, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट, राइट? उसको बोला जाता है नेशन स्टेट। सो देयर वी फाइंड कि अगर हम लोग बात करें हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास का, हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास नेशन स्टेट्स बनाने का ट्राई कर रहा था। वो लोग क्यों नेशनलिज्म, नेशन स्टेट्स बनाने का ट्राई कर रहा था? फॉर द गुड कॉज, अच्छे काम के लिए। क्या हो रहा था वहाँ पे कि भाई जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो लोगों को यूनाइट करने का, लोगों के अंदर कॉमननेस, यूनिटी ट्राई कर रहा था, यूनिटी क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, ताकि लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म का फीलिंग आए, ताकि वो छोटे छोटे प्रोविंसेस को कंबाइन करके नेशन स्टेट बनाया जा सके। और उसके बाद फिर जब नेशन स्टेट बन जाएगा तो लोग सब मिलके मोनार्की के अगेंस्ट में लड़ेंगे, मोनार्की को हटा देंगे और उसके बाद लिबरलिज्म ले आएंगे, लोगों को इक्वालिटी मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम मिलेगा। सो लोगों के लिए काम कर रहा था ये एजुकेटेड मिडिल क्लास, लोगों के लिए काम कर रहा था, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा था कि भाई हाँ ठीक है, ये लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा था कि लोग मतलब कि लोगों के लिए काम कर रहा था कि हम लोग वो लोग नेशन स्टेट्स बनाना चाहता था, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म लाना चाहता था लोगों के लिए, फॉर अ गुड कॉज। बट यहाँ पे अगर हम लोग कंजर्वेटिव्स का बात करें, तो कंजर्वेटिव्स छोटा छोटा प्रोविंसेस को कंबाइन करके नेशन स्टेट बनाना चाहता था खुद के लिए, अपना प्रॉफिट, अपना फायदा के लिए। अब उनका क्या प्रॉफिट था इसमें, देखो समझो। अगर मेरा एक इतना बड़ा जगह है, जो हम लोग का उस समय क्या होता था, उस समय हम लोग को पता, आज का जमाना में जो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ये सब एग्जिस्ट करता है, वो पहले बहुत छोटा छोटा प्रोविंसेस और स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो अगर हम देखें, अगर मेरा इतना बड़ा जगह है, लेट्स सपोज ये जगह कुछ भी है, इंडिया ही समझ लो ये इंडिया है। अब अगर, हाँ आई नो इंडिया ऐसा नहीं दिखता है, सो अगर हम लोग बात करें, लेट्स सपोज ये इंडिया है, तो अगर हम लोग बात करें ये जगह हम लोग का इंडिया है। अब इंडिया हम लोग का बहुत छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। ऐसे इंडिया हम लोग का 16 अलग स्टेट्स में, इंडिया एक नेशन स्टेट के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इंडिया बहुत छोटा स्टेट्स में, 16 अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। सो अगर सपोज करो यहाँ पे, अब ऑब्वियसली अलग छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड है, हर जगह पे अलग रूलर होगा जो रूल कर रहा होगा। यहाँ पे कोई और रूलर, 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 ऐसे हर जगह पे अलग रूलर लोग रूल कर रहा होगा, कंजर्वेटिव्स रूल कर रहा होगा। सो देयर वी फाइंड कि भाई अगर हम बात करें ये रूलर का, ये रूलर
यहाँ पे रूल करे, ये रूलर इतना छोटा सा जगह पे रूल करे, इतना छोटा सा जगह ही है इसके पास, इतना छोटा सा एम्पायर ही है। सो अगर ये सोचेगा कि भाई क्यों ना हम पूरा इंडिया को यूनिफाई कर देते हैं, क्यों ना पूरा इंडिया जो इतना छोटा छोटा 16 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, सबको यूनाइट करके नेशन स्टेट बना देते हैं। अगर ये छोटा छोटा प्रोविंसेस सब हट जाएगा, पूरा इंडिया एक यूनाइट होकर के, ये अगर पूरा इंडिया को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बना लेगा, एक नेशन स्टेट बना लेगा, तो पहले जो ये इतना छोटू सा रीजन में रूल कर रहा था, अब ये इतना बड़ा रीजन में रूल करेगा, अब ये इतना बड़ा रीजन में रूल करेगा। तो सोचो इसका कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, कितना ज्यादा पॉलिटिकल पावर इसका हाथ में आ जाएगा। एज वेल एज जब पहले जैसे हम तो पहला चीज तो ये कि भाई इसके पास इतना ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ जाएगा। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें कि हम बताए थे ना तुम लोग को जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स के बारे में, वो क्या था हम लोग का, वो बहुत छोटे 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 स्टेट्स में डिवाइड था, जिस वजह से ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट था। हर जगह पे अपना अलग अलग करेंसी, अपना अलग अलग मेजरमेंट का सिस्टम एंड ऑल दैट वाज देयर। पर जब जर्मनी हम लोग का पूरा यूनाइट, अगर हम लोग वो पूरा जर्मनी को यूनाइट कर देंगे और एक स्टेट बना देंगे, एक नेशन स्टेट बना देंगे, तो वहाँ पे पूरा जगह पे एक ही सिस्टम चलेगा, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट होगा, एक ही करेंसी चलेगा। तो इस वजह से ट्रेड बहुत ईजी हो जाता। ट्रेड इजी होगा मतलब ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा ट्रेड होगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो देयर वी फाइंड कि यही दो मेन रीजंस की वजह से कि पहले तो पॉलिटिकल पावर और ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बना पाएगा, पॉलिटिकल डोमिनेशन मिलेगा, एंड सेकेंडली इकोनॉमिकली और ज्यादा ग्रोथ होगा, इतना ट्रेड होगा तो और ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। मेन ये दो रीजंस की वजह से ही हम लोग का जो मेन ये दोनों रीजंस की वजह से ही हम लोग का कंजर्वेटिव जो थे, वो जो छोटा छोटा प्रोविंसेस, छोटा छोटा स्टेट्स डिवाइडेड था, वो सबको कंबाइन करके नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। क्लियर है? ओके, जस्ट 1 सेकेंड, एक्चुअली देयर वाज अ प्रॉब्लम। हाँ, इट्स गुड। बेसिकली थोड़ा देर पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से मेरा 45 मिनट का वीडियो हट गया था। सो आई जस्ट हैव टू कीप ऑन चेकिंग कि भाई वीडियो बन रहा है ना, मतलब फिर से दूसरा बार तो हम रीटेक करें, अब तीसरा बार रीटेक नहीं होगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। देख तो हम कितना मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, तो तुम लोग को कदर ही नहीं था। कोई नहीं, किसी ना किसी दिन तो तुम लोग को मेरा भी कदर होगा, जरूर होगा। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो कमिंग बैक टू दिस, सो अगर हम लोग बात करें कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो यस, सो कमिंग बैक टू दिस, सो ये चीज़ हुआ था। सो 1848 से पहले, 1848 से पहले हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं, सॉरी, सो 1848 से पहले हमारा क्या हो रहा था, हम लोग का जो मिडिल क्लास था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ये लोग हम लोग अब जो स्टेट्स था वो सबको कंबाइन करना चाहता था, नेशन स्टेट्स बनाना चाहता था, नेशनलिज्म लाना चाहता था लोगों के लिए, फॉर अ गुड कॉज। बट 1848 के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, वो हम लोग का छोटा छोटा प्रोविंसेस को कंबाइन करके नेशन स्टेट बनाना चाहते थे फॉर देयर ओन गुड, ताकि वो लोग को पॉलिटिकल डोमिनेशन मिल पाए और इकोनॉमिकल डोमिनेशन मिल पाए। और ये तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद द 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये दोनों एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे यही चीज़ हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें सर, आज का ज़माना में जो हम लोग जर्मनी देखते हैं, आज का ज़माना में जो जर्मनी हम लोग देखते हैं, यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी, वो पहले हम लोग का छोटा 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 39 अलग 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 स्टेट्स में डिवाइड था, जहाँ पे अलग अलग रूलर रूल कर रहा था। सो देयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई वो पूरा जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, एक जर्मनी बना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। मेरे को भी क्लियर है बताना। So talking about यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि भाई जर्मनी कैसे ही हम लोग का जो इतना छोटा 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 39 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था, वो जर्मनी कैसे यूनिफाई होके एक सिंगल नेशन स्टेट बना बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव्स, वो अब हम लोग बात करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब कहानी सुनो, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था,
बहुत गंदा गाते हैं, but I love singing, I love listening to songs. So yes, कहानी सुनो मेरी जुबानी सुनो, जर्मनी यूनिफाई हुआ था, कंजर्वेटिव्स ने किया था. So let's focus here. So अगर हम लोग बात करें जर्मनी का, सिर्फ कहानी पे फोकस करो, सुनो, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, हमको भी खिला दो और सुनो. अगर हम लोग बात करें जर्मनी का, सो आज जो जर्मनी हम लोग देखते हैं, जो एक नेशन के जैसे एग्जिस्ट करता है, वो जर्मनी हम लोग का पहले 39 अलग अलग छोटा छोटा स्टेट्स में डिवाइड था, जहाँ पे अलग अलग रूलर लोग रूल कर रहा था, लोग अलग अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन और ये सबको फॉलो कर रहे थे. 1848 के टाइम पे हम लोग को याद है कि हम लोग का जो लिबरल मिडिल क्लास था, जो लिबरल मिडिल क्लास था, वो 1848 के टाइम पे ट्राई किया था जर्मनी को यूनाइट करने का. वो लोग ट्राई किया था पूरा का पूरा जो 39 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड है, ये सबको यूनाइट करके एक सिंगल नेशन, एक जर्मनी बना पाए. वो लोग 1848 के टाइम पे जो हम लोग पढ़े ना, जो लिबरल मिडिल क्लास ट्राई किया था पूरा जर्मनी को यूनाइट करने का, एक नेशन स्टेट बनाने का, और फिर वहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया था कि वो पार्लियामेंट सबके लिए, पूरा जर्मनी के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो पूरा जर्मनी साथ में फॉलो करेगा. सो हम लोग का लिबरल मिडिल क्लास 1848 के टाइम पे ट्राई कर रहा था पूरा जर्मनी को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने का. बट ये जो रिवोल्ट था, हम लोग को पता है, ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था. ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था हम लोग का कौन? यस, सो ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स मिलिट्री के साथ मिलके ये जो 1848 का जो रिवोल्ट हो रहा था जर्मनी में, जहाँ पे ये लोग ट्राई करते थे जर्मनी को पूरा यूनाइट करके नेशन स्टेट बनाने का, उसको सप्रेस कर दिए थे. अब उसके बाद क्या होगा, उसके आगे क्या हुआ? सो उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, सो जो पूरा जर्मनी हम लोग का 39 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, उसमें एक स्टेट था प्रशिया. वो जो स्टेट था वो एक्चुअली बाकी सारा और स्टेट से ज़्यादा पावरफुल था. तो जब 1848 के टाइम पे जर्मनी को यूनाइट करके नेशन स्टेट बनाने का ट्राई किया गया और वो फेल हो गया, तो उसके बाद जर्मनी को यूनाइट करने का काम आ गया प्रशिया के हाथ में. अब अगर हम लोग बात करें प्रशिया का, सो प्रशिया जो था, प्रशिया का किंग विलियम वन के हाथ में आ गया पूरा जर्मनी को यूनाइट करने का काम. एंड ऑब्वियसली कि भाई ये कौन था, ये तो था कंजर्वेटिव. वहाँ पे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो लोग जर्मनी को यूनाइट करना चाहता था एक अच्छा रीजन के लिए, लोगों के लिए. यहाँ पे प्रशिया का किंग विलियम वन जर्मनी को यूनाइट करना चाहता था ताकि वो पूरा जर्मनी के ऊपर रूल कर पाए, उसको पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ चाहिए था, इस वजह से. सो 1848 का जब हम लोग का रिवोल्ट सप्रेस हुआ और जर्मनी यूनाइट नहीं हो पाया, तो उसके बाद काम आ गया प्रशिया के हाथ में, और प्रशिया का किंग विलियम वन के हाथ में जर्मनी को यूनाइट करना. अब प्रशिया का जो किंग था विलियम वन, उसका एक बहुत ज्यादा क्लोज मिनिस्टर था. हम लोग को पता है हर किंग का एक क्लोज मिनिस्टर होता है, तो उसका भी एक बहुत ज्यादा क्लोज मिनिस्टर था जो था ऑटो वन बिस्मार्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था ऑटो वन बिस्मार्क. ऑटो वन बिस्मार्क बहुत ज्यादा चालाक इंसान था, चालाक, वेरी चालाक ब्रो. सो ऑटो वन बिस्मार्क बहुत ज्यादा चालाक इंसान था, और ये इसके ऊपर मेन काम आ गया था, इसके कंधे पे आ गया था बोझ जर्मनी को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने का. और ऑटो वन बिस्मार्क ये काम बहुत अच्छे से किया. 7 साल लगा उसको. 7 साल में वो 3 बहुत बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ा, एक फ्रांस के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक ऑस्ट्रिया के साथ. और ये तीनों लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली वो 7 साल में के बाद फाइनली जर्मनी को यूनाइट कर लिया 1871 में, और जर्मनी पूरा यूनाइट हो गया और वो बन गया एक नेशन स्टेट. और जैसे जर्मनी यूनाइट होकर नेशन स्टेट बना, वो जो प्रशिया का राजा था विलियम वन, वो अब जर्मनी का राजा बन गया. सो दैट इज हाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैज टेकन प्लेस. सो अब इसको लिखते हैं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए. स्टोरी तो समझ में आ गया, स्टोरी सुन लिए, अब आगे बढ़ते हैं. 1 सेकेंड, I actually have to make sure. Okay, so let's continue. So अगर हम लोग बात करें, अच्छा before that I will just remove this क्योंकि space चाहिए होगा. मेरे छोटे से ब्लैक बोर्ड को स्पेस चाहिए. तो हाँ, हम लोग का नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर खत्म हो चुका है और यूनिफिकेशन इन जर्मनी
नाम का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो टॉकिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो अगर हम लोग बात करें जर्मनी का, तो आज जो जर्मनी एग्जिस्ट करता है, आज जो जर्मनी हम लोग देखते हैं यूरोप में एक नेशन एग्जिस्ट करता है, ये पहले हम लोग का 39 अलग अलग छोटा छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। ये जर्मनी जैसे एग्जिस्ट नहीं करता था, ये 39 छोटा अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसको बोला जाता था जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। सबसे पहली बार हम लोग का 1848 के टाइम पे हमारा जो लिबरल मिडिल क्लास था, तो सबसे पहली बार 1848 के टाइम पे जो हम लोग का लिबरल मिडिल क्लास था, वो एक ट्राई किया था जर्मनी को यूनाइट करने का, ये 39 स्टेट्स को यूनाइट करके एक सिंगल जर्मनी बनाने का ट्राई किया था हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास 1848 के टाइम पे, जो हम लोग अभी इससे पहले ही लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं। बट ये जो किया गया था, ये जो रिपोर्ट था, इसको सप्रेस कर दिया था। कौन सप्रेस किया था? यस, इसको सप्रेस कर दिया था हम लोग का कंजर्वेटिव्स, हमारे कंजर्वेटिव्स मिलिट्री के साथ मिलके ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए। इसको सप्रेस कर दिए थे कंजर्वेटिव्स। अब एक बार ये जो ट्राई था वो तो खराब हो गया, वो तो फेल हो गया। 1848 में एक ट्राई किया गया था जर्मनी को यूनाइट करेगा, वो ट्राई फेल हो गया। अब उसके बाद फिर ये जर्मनी का यूनिफिकेशन का काम आ गया प्रशिया के हाथ में। ये जर्मनी का यूनिफिकेशन का काम आ गया प्रशिया के हाथ में, और प्रशिया का किंग विलियम वन के हाथ में। एंड देयर वी फाइंड कि प्रशिया में का विलियम वन के पास था, प्रशिया का किंग विलियम वन के हाथ। और ये हम लोग को पता है कि प्रशिया के किंग के पास था एक जादूगर, एक जिन, जो था ऑटो वन बिस्मार्क। और अगर हम लोग बात करें ये ऑटो वन बिस्मार्क, तो बेसिकली जर्मनी को यूनिफाई करने का काम आ गया ऑटो वन बिस्मार्क के हाथ में। और ये जो ऑटो वन बिस्मार्क था हम लोग का, ये था बहुत चालाक इंसान। ये टोटल 7 साल का टाइम पे, टोटल 7 साल में, इसको लगा टोटल 7 साल में ये 3 वॉर किया, 3 बड़ा वॉर्स किया 7 साल के टाइम पे। ये 3 बहुत बड़ा वॉर्स किया हम लोग का, एक फ्रांस के साथ, एक डेनमार्क के साथ, और एक ऑस्ट्रिया के साथ। 7 साल में ऑटो वन बिस्मार्क 3 लड़ाई लड़ा, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ। और इसके बाद फिर वो फाइनली ये सब के बाद वो जर्मनी को, ये सारा लड़ाई होने के बाद 7 साल का स्पान में ये 3 लड़ाई लड़ा, और ये 3 लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली हम लोग का जो जर्मनी था, जर्मनी हम लोग का यूनाइट हो गया। फाइनली हम लोग का जो जर्मनी, जो 39 छोटा स्टेट्स में डिवाइड था, फाइनली वो जर्मनी हम लोग का यूनाइट हो गया। और ये कब यूनाइट हुआ? ये यूनाइट हुआ 1871 के टाइम पे। तो 1871 के टाइम पे फाइनली पूरा जर्मनी जो 39 छोटा स्टेट्स में डिवाइड था, वो पूरा यूनाइट हो गया। और उसके बाद यही प्रशिया का किंग जो विलियम वन था, वो बन गया हम लोग का जर्मनी का किंग। तो यही जो प्रशियन किंग था विलियम वन, ये बन गया जर्मनी का। तो किंग कौन बना? विलियम वन। सो दैट इज व्हाट इज इट। सो इस तरह से हम लोग का पूरा जर्मनी यूनाइट हो गया प्रशिया का इनिशिएटिव से। फाइनली
देयर वी फाइंड कि पूरा का पूरा जर्मनी प्रशिया का इनिशिएटिव से यूनाइट हो गया। क्लियर है? सो जर्मनी का यूनिफिकेशन क्लियर है। सो बेसिकली क्या हुआ? सो अगर हम लोग बात करते हैं जर्मनी का, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम लोग बात करते हैं जर्मनी का, सो जर्मनी जो था हम लोग का वो पहले 39 छोटा अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। हर जगह अलग अलग रूलर रूल करता था। जर्मनी एज अ नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। सबसे पहली बार 1848 के टाइम पे हमारा जो लिबरल मिडिल क्लास था वो ट्राई किया था ये सारे स्टेट्स को कंबाइन करके नेशन स्टेट बनाने का, जर्मनी को यूनाइट करने का, बट वो फेल हो गया था। उसको सप्रेस कर दिए थे कंजर्वेटिव्स। और उसके बाद जब ये वाला ट्राई फेल हो गया तो अब आ गया प्रशिया के हाथ में। अब प्रशिया के हाथ में आ गया काम जर्मनी को यूनाइट करने का। और प्रशिया का विलियम वन जो किंग था, प्रशियन किंग विलियम वन, वो डिसाइड कर लिया कि अब जर्मनी को यूनाइट करके एक नेशन बनाएंगे, एक नेशन स्टेट बनाएंगे। और विलियम वन ये काम दे दिया ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी को यूनाइट करने का। ऑटो वन बिस्मार्क 7 साल में 3 लड़ाई लड़ा डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से, और फिर जर्मनी को फाइनली यूनाइट कर दिया 1871 में। और उसके बाद फिर जो प्रशियन किंग था ये विलियम वन, वो बन गया जर्मनी का किंग। क्लियर है? सो आई थिंक द होल स्टोरी इज क्लियर कि कैसे जर्मनी हम लोग का जो 39 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था वो एक यूनाइट होके हम लोग का एक बन गया 1871 के टाइम। सो आई थिंक इतना क्लियर है। द थिंग्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग का जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और वो होता है, क्या होता है, ब्रिटेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से तीनों में से एक ना एक पक्का आएगा एग्जाम में, पक्का आता है। एंड दिस इज वाई तीनों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेन क्या तुम लोग याद रखो कि भाई जो हम लोग का जर्नी था जर्मन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसको यूनाइट कौन किया था? इसको यूनाइट किया था हम लोग का प्रशिया। प्रशिया में कौन यूनाइट किया था? प्रशिया का ऑटो वन बिस्मार्क मेन रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। कैसे किया था? 3 लड़ाई लड़ा था 7 साल में। और कब यूनाइट हो गया था जर्मनी? 1871 के टाइम पे यूनाइट हो गया था। और जो विलियम वन था वो बन गया था किंग। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर है? सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिए। आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, सो देयर अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग का जर्मनी का, तो जर्मनी में हम लोग को क्या देखने को होता है? ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हम लोग को देखने को क्या मिलता है? अगर हम लोग बात करते हैं जर्मनी का, तो ये जो हम लोग का जर्मनी था ये हम लोग का हाँ, तो अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सो देयर वी फाइंड कि जर्मनी जो पूरा 39 छोटा स्टेट्स में डिवाइड था, इसको पूरा यूनिफाई, इसको यूनाइट करने का मेन काम कौन किया? इसको यूनाइट करने का काम किया हम लोग का प्रशिया। प्रशिया ही हम लोग का मेन रोल प्ले किया है जर्मनी का यूनिफिकेशन में। प्रशिया के ऑटो वन बिस्मार्क और विलियम वन, रशिया के ऑटो वन बिस्मार्क और विलियम वन, ये दोनों ही मेन रोल प्ले किए जर्मनी का यूनिफिकेशन में। तो क्या ये लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास के थे या लिबरल थे या नेशनलिस्ट थे या रेवोल्यूशनरिस्ट थे? नहीं। ऑब्वियसली विलियम वन रशिया का किंग था, ऑटो वन बिस्मार्क भी एक मिनिस्टर था। ये लोग सब कंजर्वेटिव्स थे, ये लोग सब कंजर्वेटिव्स थे। बट ये रशिया, ये जर्मनी को पूरा यूनाइट क्यों करना चाहते थे? जर्मनी को पूरा यूनाइट करना चाहते थे ताकि जो पहले ये विलियम वन से रशिया का किंग था, अब वो पूरा जर्मनी का किंग बन पाता। ये यूनाइट करना चाहते थे ताकि ये लोगों को वही, ये लोगों को पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल पाए, पूरा का पूरा जर्मनी ये लोगों का हाथ में आ जाए, ये लोगों को पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल पाए। ये यूनाइट करना चाहते थे ताकि ये लोग इजीली ट्रेड कर पाए, इजी ट्रेड हो पाए, पूरा जर्मनी में इजी ट्रेड हो पाए और ये लोग और ज़्यादा पैसा कमा पाए। दीज वर द मेन रीजंस, इजी ट्रेड, दीज वर द मेन रीजंस, क्योंकि दीज वर द मेन रीजंस जो ये कंजर्वेटिव्स ऑटो वन बिस्मार्क और विलियम वन ये लोग सब मिलकर जर्मनी को यूनाइट करना चाहते थे। सो अगर हम लोग बात करें जर्मनी का यूनिफिकेशन का, सो जर्मनी का यूनिफिकेशन में कौन सबसे बड़ा मेन रोल प्ले किया? रशिया। सो आई थिंक
इतना क्लियर है? सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तुम लोगों को पूरा क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कैसे इटली हम लोग का यूनाइट हुआ है। अगर हम लोग इटली का बात करते हैं सो जैसे जर्मनी हम लोग का 39 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, वैसे ही इटली का बात करें सो इटली हम लोग का 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। आज जो हम लोग इटली देखते हैं, जो छोटा सा देश इटली देखते हैं, वो हम लोग का पहले 7 अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था और फिर उसको यूनाइट करके एक सिंगल इटली बनाया गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कि भाई इटली कैसे हम लोग का यूनाइट हुआ था। सो अगर हम लोग इटली का बात करते हैं तो आज जो हम लोग इटली देखते हैं, आज हम लोग इटली का जो स्टेट देखते हैं, जो नेशन देखते हैं, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले हम लोग का इटली 7 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। जैसे जर्मनी हम लोग का 39 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था, वैसे ही इटली भी हम लोग का 7 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। एंड अगर हम लोग बात करें सो देयर वाज ओनली वन प्लेस इन इटली जिसको एक इटालियन किंग रूल करता था। सो बेसिकली बात करें सो इटली हम लोग का क्या था, इटली हम लोग का 7 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। जो नॉर्दर्न इटली था, जो नॉर्थ इटली था, उसके ऊपर ऑस्ट्रिया रूल करता था। सेंट्रल इटली के ऊपर पोप रूल करता था और सदर्न इटली के ऊपर बार्बन डायनेस्टी रूल करता था। सो बेसिकली सारा का सारा जो स्टेट्स था सबके ऊपर कोई ना कोई रूल कर रहा था। सिर्फ एक स्टेट था इटली में जिसका नाम था सार्डिनिया पिएडमोंट। सिर्फ एक स्टेट था इटली में जिसका नाम था सार्डिनिया पिएडमोंट, जहाँ पे एक इटालियन किंग विक्टर इमानुअल II रूल कर रहा था। बाकी जितना भी 6 प्रोविंसेस था, जितना भी 6 स्टेट्स था, सब में अलग अलग लोग रूल कर रहा था। नॉर्थ इटली को रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली को रूल कर रहा था पोप नाम का डायनेस्टी, साउथ इटली को रूल कर रहा था हम लोग का बार्बन नाम का एक डायनेस्टी। वो वाला बार्बन डायनेस्टी नहीं जो फ्रांस में था, ये दूसरा बार्बन डायनेस्टी है। सिर्फ एक था हम लोग का सार्डिनिया पिएडमोंट नाम का एक प्रोविंस था, एक स्टेट था, जिसको एक इटालियन किंग रूल कर रहा था, विक्टर इमानुअल II। एंड देयरफॉर वी फाइंड कि इटली को यूनाइट करने का जो मेन काम है वो आ गया था ये सार्डिनिया पिएडमोंट के ऊपर। कि सार्डिनिया पिएडमोंट ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे एक इटालियन किंग रूल कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर मेन फोकस आ गया था, इसके ऊपर मेन बर्डन आ गया था पूरा इटली को यूनाइट करने का। फाइन, ओके। सो अगर हम लोग बात करें तो इटली को यूनाइट करने में कौन मेन रोल प्ले किया है। जैसे अगर हम लोग जर्मनी का बात किए कि जर्मनी को पहले तो हम लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास ट्राई किया था यूनाइट करने का, कर नहीं पाया था। उसके बाद प्रशिया आया, प्रशिया का ऑटो वन बिस्मार्क आया, वो यूनाइट किया पूरा जर्मनी को। तो वैसे अगर इटली का बात करें तो इटली का यूनिफिकेशन में 3 जन बहुत मेन रोल प्ले किया है। एक सबसे पहले ग्यूजेपे मैज़िनी, हाँ वही ग्यूजेपे मैज़िनी जिसको ड्यूक मेटरनिच बोला था ही इज द थ्रेट टू आवर सोशल ऑर्डर। वही ग्यूजेपे मैज़िनी जो यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था, जो इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहता था, वही ग्यूजेपे मैज़िनी। सो यहाँ पे हम लोग का ग्यूजेपे मैज़िनी बहुत बड़ा रोल प्ले किए। गैरिबाल्डी और ये क्या बोलते हैं कैमिलो डी केवर। सो ये तीनों जन बहुत मेन रोल प्ले किए, बहुत बड़ा रोल प्ले किए इटली का यूनिफिकेशन में। सो हम लोग पूरा इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, बट आई थिंक ये जस्ट क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इटली का, तो इटली के बारे में ये बात क्लियर है तुम लोग को? हाँ, सो अगर हम बात करें इटली का, तो इटली के बारे में तुम लोग को ये बात क्लियर है, ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई इटली क्या था हम लोग का। आज जो इटली हम लोग देखते हैं वो पहले हम लोग का 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। सो यस, तो आज जो हम लोग इटली देखते हैं वो हम लोग का 7 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स एंड हर जगह पे कोई ना कोई और रूलर रूल कर रहा था। जैसे अगर हम लोग बात करें जो हम लोग का नॉर्थ इटली था, इटली का जो हम लोग का नॉर्थ वाला पार्ट था, जो हम लोग का नॉर्थ इटली था, वहां पे रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया। तुम लोगों को याद भी होगा कि हम लोग का जब वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया था उसमें ऑस्ट्रिया को इटली दे दिया गया, राइट।
रशिया को सैक्सोनी, रशिया को पोलैंड, ऑस्ट्रिया को इटली। फिर हम लोग का जो सेंट्रल इटली था उसके ऊपर रूल कर रहा था पॉप। अब पॉप ऐसा कुछ नहीं, बस एक डायनेस्टी का नाम है, बस इतना याद रख लो। और उसके बाद जो हम लोग का साउथ इटली था, जो हम लोग का साउथ इटली सर्दर्न इटली था, उसमें रूल कर रहा था बार्बन डायनेस्टी। अब ये बार्बन डायनेस्टी वो वाला बार्बन डायनेस्टी नहीं है जो हम लोग का फ्रांस में था, ये दूसरा बार्बन डायनेस्टी। सो इतना क्लियर है। सो देयर वी फाइंड कि इटली जो था, आज जो हम लोग इटली देखते हैं वो 7 छोटे-छोटे प्रोविंसेस में, स्टेट्स में डिवाइड था और हर जगह पे कोई ना कोई और रूल कर रहा था। सिर्फ एक जगह था सार्डिनिया पिएडमोंट। सिर्फ एक जगह था सार्डिनिया पिएडमोंट, सिर्फ एक ये स्टेट था, ये 7 स्टेट्स में सिर्फ एक ये स्टेट था सार्डिनिया पिएडमोंट, जहाँ पे एक इटालियन प्रिंस, एक इटालियन किंग रूल कर रहा था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल टू। तो सिर्फ एक ये जगह था सार्डिनिया पिएडमोंट जहाँ पे एक इटालियन किंग, ये विक्टर इमैनुअल टू क्या था, ये था हम लोग का एक इटालियन किंग। तो सिर्फ एक ये था, सिर्फ एक ये जगह था, सिर्फ एक सार्डिनिया पिएडमोंट था जहाँ पे एक इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल टू रूल कर रहा था। बाकी सारे जगह पे कोई ना कोई और रूल कर रहा था। नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रिया रूल कर रहा है, सेंटर में पोप कर रहा है, साउथ साइड में बार्बन डायनेस्टी कर रहा है। सो ये चीज़ है। सो इतना क्लियर है। ये जो हम लोग का इटली का क्या कंडीशन था, ये इटली का यूनिफिकेशन से पहले इटली का क्या कंडीशन था वो क्लियर है। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो। सो इतना क्लियर है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो देयर वी फाइंड कि हम लोग का बेचारा इटली 7 छोटा स्टेट्स में डिवाइडेड था और उसमें से सिर्फ एक स्टेट था विक्टर इमैनुअल, सिर्फ एक स्टेट था सार्डिनिया पिएडमोंट जिसको एक इटालियन किंग रूल करता था। सो देयरफॉर वी फाइंड कि मेन इटली का यूनिफिकेशन का काम ये विक्टर इमैनुअल टू के ऊपर सार्डिनिया पिएडमोंट पे आ गया था, क्योंकि यही पे सिर्फ एक इटालियन किंग था, बाकी जगह पे तो और अलग-अलग लोग रूल कर रहे थे। बट अगर बात करें सो इटली का यूनिफिकेशन का कैसे इन 7 स्टेट्स को जोड़ के एक सिंगल इटली बनाया गया, अगर हम बात करें यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, सो देयर वी फाइंड कि इसमें 3 मेन जन है, 3 जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इटली का यूनिफिकेशन में 3 जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले तो हमारे ऑल फेवरेट गिउसेपे मैज़िनी बोलना है, मज़ीनी बोल लो, गिउसेपे मज़ीनी। फिर एक इंसान था गारिबाल्दी और एक और इंसान था कैमिलो डी केवर। तुम लोगों को धीरे-धीरे नाम सब याद होते जाएगा, डोंट वरी अबाउट द नेम्स, क्योंकि जितना बार रीड करोगे उतना बार याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का भी फर्स्ट टाइम था, हम लोग भी जब पढ़े थे हम लोग को भी याद नहीं हुआ था। बट जब हम लोग यू नो व्हाट आई ऑलवेज यूज्ड टू डू, हम चैप्टर्स को लाइक 1 महीना 2 महीना के इंटरवल पे फिर से रीड कर लेते थे, तो मेरे को कभी रटना भी नहीं पड़ा। तो अगर तुम बार बार रिवाइज करोगे तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। सो दैट इज इट। सो एक थे गिउसेपे मैज़ीनी, एक थे गारिबाल्दी और एक थे कैमिलो डी केवर। ये 3 ऐसे इंसान हैं, 3 ऐसे शख्स है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इटली का यूनिफिकेशन में। अगर हम लोग बात करें गिउसेपे मैज़ीनी, गिउसेपे मैज़ीनी को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गिउसेपे मैज़ीनी के बारे में हम लोग को पता है कि ये कौन थे, ये थे एक इटालियन रेवोल्यूशनरी जो हम लोग का इटली, जिनका मेन मोटिव ही क्या था, जिनका मेन मोटिव ये था कि पूरा इटली को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाना, और इसीलिए तो ये इतना सारी चीज़ स्टार्ट किए थे, यंग इटली बनाए, यंग यूरोप बनाए, ये सारा सोसाइटीज़ बनाए थे ताकि ये पूरा इटली को यूनाइट करके एक सिंगल इटली बना सके। तो इनका तो मेन मोटिव ही था, ये उसी लिए काम कर रहे थे ताकि ये पूरा इटली को एक नेशन स्टेट बना सके। अगर हम लोग बात करें गैरिबाल्दी का, सो गैरिबाल्दी भी एक रेवोल्यूशनरी ही थे, ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे, ये भी एक लिबरल नेशनलिस्ट थे।
इनके जैसे ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे, ये भी एक लिबरल नेशनलिस्ट थे और ये भी पूरा इटली को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। अगर हम लोग गिउसेppe मैज़िनी और गैरिबाल्डी का बात करें तो ये दोनों रेवोल्यूशनरीज थे और लिबरल नेशनलिस्ट थे। ये दोनों मिलके इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। इटली में जो 7 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था उसको मिला के एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। खुद के लिए, खुद का प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के लिए। ये लोग कोई अपना प्रॉफिट नहीं देखते थे, ये तो लोगों के लिए काम करते फॉर अ गुड कॉज। ये लोग लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग रेवोल्यूशनरी थे, ये लोग लोगों के लिए काम कर रहे थे, खुद के लिए कोई काम नहीं करते। इटली को यूनाइट करके ये लोगों को क्या मिलता, ये लोग क्या चाहते थे कि भाई एक बार अगर पूरा इटली यूनाइट हो जाएगा तो उसके बाद फिर इटली में लोग सब में, जब लोगों में कम्युनिस्ट नेशनलिज्म आ जाएगा तब लोग लड़ेंगे और जब लोग लड़ेंगे तब हम लोग वो लोग मोनार्की से भी फ्री हो पाएंगे। सो इसलिए ये लोग ये सब क्यों कर रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे ताकि लोग मोनार्की और ये सब से बाहर आ पाए, ताकि लोगों को राइट्स मिले, इक्वालिटी मिले, उसलिए कर रहे थे ना, खुद के लिए तो नहीं कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट इज, सो ये थे हमारे, ये दे वर डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज। बट अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर का, सो कैमिलो डी केवर एक्चुअली ये सपोर्ट देखा विक्टर इमानुएल टू। हमारा था ना सार्डिनिया पिएडमोंट जो स्टेट था उसके किंग थे विक्टर इमानुएल टू और विक्टर इमानुएल टू का ही मिनिस्टर था कैमिलो डी केवर। तो अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर का, कैमिलो डी केवर को विक्टर इमानुएल टू, कैमिलो डी केवर को काम दे दिया था कि भाई तुम इटली को पूरा यूनाइट करो। सो क्या ये कौन था, ये था मिनिस्टर, ये कैमिलो डी केवर विक्टर इमानुएल टू का मिनिस्टर था, उसके यहाँ पे था। सो क्या ये कोई कंजर्वे, क्या ये कोई गुड कॉज के लिए ये सब करा था। अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर विक्टर इमानुएल टू के साथ मिला हुआ था। कैमिलो डी केवर विक्टर इमानुएल टू के लिए काम करता था। सो क्या यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कैमिलो डी केवर और विक्टर इमानुएल टू ये क्यों इटली को यूनाइट करना चाहते थे, इनको इटली को यूनाइट करके क्या मिलता, ऑब्वियसली वही जो जर्मन का वो विलियम वन को मिला था जर्मनी को यूनाइट करके, ये लोग को भी वही मिलता। जैसे ही जो विक्टर इमानुएल टू पहले वो एक छोटा सा जगह पे राज कर रहा था, अब जैसे ही वो पूरा इटली को यूनाइट कर देगा तो उतना बड़ा जगह उसका हाथ में आ जाएगा, उसका कंट्रोल में आ जाएगा एंड देयरफॉर, और उसके बाद वहाँ पे ट्रेड भी इतना इजी हो जाएगा। सो ये भी विक्टर इमानुएल टू और कैमिलो डी केवर ये दोनों मिलके भी इटली को क्यों यूनाइट नहीं करना चाहते थे, अपने लिए, अपना प्रॉफिट, अपना फायदा के लिए कि एक बार इटली यूनाइट हो जाएगा तो वो लोग को पॉलिटिकल डोमिनेशन मिलेगा, पॉलिटिकल डोमिनेट बन जाएंगे वो लोग के पास इतना ज़्यादा पॉलिटिकली वो लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतना पावर आ जाएगा एंड वो लोग का ट्रेड भी इतना ईजी हो जाएगा, तो इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतना पैसा आने लगेगा, तो पावर और पैसा साथ में आ जाएगा। दैट इज द मेन रीजन वाई ये इटली को यूनाइट करना चाहते थे, ये वही कंजर्वेटिव्स ही थे। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो अगर हम लोग बात करते हैं गिउसेppe मैज़िनी और गैरिबाल्डी का, तो ये दोनों डेमोक्रेट्स थे, ये दोनों डेमोक्रेट्स थे, ये दोनों इटली, हाँ सो ये दोनों डेमोक्रेट्स थे, ये दोनों लिबरल नेशनलिस्ट थे और ये दोनों इटली को यूनाइट क्यों करना चाहते थे, लोगों के लिए, फॉर अ गुड कॉज। जबकि अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर का, अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर का, तो कैमिलो डी केवर ना ही ये कोई रेवोल्यूशनरी था, क्या ये कोई रेवोल्यूशनरी था, ना ही ये कोई रेवोल्यूशनरी था, ना ही ये कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, ये कोई, हाँ सो ये अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर का, तो कैमिलो डी केवर ना ही कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, ना ही कोई ये क्या होता है एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, ना ही ये कोई रेवोल्यूशनरी था, ये इंसान भी एक कंजर्वेटिव ही था। अगर हम लोग बात करें कैमिलो डी केवर का, तो ये इंसान भी एक कंजर्वेटिव ही था,
बाकी कंजर्वेटिव्स, बाकी एरिस्टोक्रेसी के जैसे ये भी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलता था, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलता था। सो देयर वी फाइंड कि अगर कैमिलो डी केवल का बात करें तो गियुसेपे मैज़ारिनी और गैरिबाल्डी के जैसे क्या ये भी एक डेमोक्रेट था, ये एक लिबरल नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरी था? नहीं, ना ही ये कोई एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, ना ही ये कोई क्या बोलते हैं रेवोल्यूशनरी था, ये कंजर्वेटिव था, एरिस्टोक्रेट था। बाकी एरिस्टोक्रेसीज के जैसे ही ये भी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलता था। सो दैट वाज ही। बट बीइंग अ कंजर्वेटिव ये क्यों इटालियन को, ये क्यों इटली को यूनाइट करना चाहता था? कैमिलो डी केवर विक्टर इमानुएल टू के साथ मिलके इटली को यूनाइट क्यों करना चाहता था? वो दोनों तो कंजर्वेटिव थे, तो वो लोग मिलके इटली को यूनाइट क्यों करना चाहते थे? ये लोग मिलके इटली को यूनाइट करना चाहते थे ताकि ये लोगों को और ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन पाए, और पॉलिटिकल पावर वो लोगों का हाथ में है, और ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन पाए। और ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन पाए, और ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन पाए, इजीली ट्रेड हो पाए। ये सारा रीजंस की वजह से ही कैमिलो डी केवर जो कि एक एरिस्टोक्रेट था वो, और विक्टर इमानुएल टू जो भी एक एरिस्टोक्रेट था, ये दोनों मिलके इटली को यूनाइट करना चाहता था। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेदर वी टॉक अबाउट गियुसेपे मैज़ारिनी, गैरिबाल्डी एंड कैमिलो डी केवर। सो ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इटली का यूनिफिकेशन में, जहाँ पे गियुसेपे मैज़ारिनी और गैरिबाल्डी ये दोनों तो डेमोक्रेट थे, ये दोनों तो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लोगों के लिए फॉर अ गुड कॉज इटली को यूनाइट करना चाहते थे। और कैमिलो डी केवर विक्टर इमानुएल टू के लिए काम करता था, जो कि एक, और वो दोनों का दोनों कंजर्वेटिव्स था, जो एरिस्टोक्रेट्स था, जो लोग इटली को यूनाइट करना चाहता था ताकि वो लोगों को अपने लिए, ताकि वो लोग पॉलिटिकल फ्रीडम मिल पाए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन पाए एंड ऑल दैट। क्लियर है? सो इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है? फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, ये चीज नोट कर लो क्योंकि हम मिटाएंगे। इट इज क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो बेसिकली अब अगर हम लोग बात करें तो ये लोग इटली को यूनाइट कैसे किए? So now I'm going to make the real flowchart. You can somehow say. So अगर हम लोग बात करें हमारा इटली का, तो हमारा इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पिएडमोंट नाम का स्टेट था, जिसके ऊपर एक इटालियन किंग रूल करता था, विक्टर इमानुएल टू, जो कि एक इटालियन किंग। आई थिंक तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं यार? चलो रुको, वो थोड़ा बड़ा ही लिखा है। हम लोग का इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था, और इन 7 स्टेट्स में सिर्फ एक सार्डिनिया पिएडमोंट था, जहां पे एक इटालियन किंग रूल कर रहा था, विक्टर इमानुएल टू। और इटली का यूनिफिकेशन फिर मेन, सो देयरफॉर वी फाइंड कि इटली का मेन यूनिफाई करने का काम आ गया सार्डिनिया पिएडमोंट के ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक ये जगह था जहाँ पे एक इटालियन किंग रूल कर रहा था। अब यूनिफिकेशन, सो इटली 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब ये सातों स्टेट्स को यूनिफाई करके एक इटली बनाना था। सबसे पहले आए हमारे गियुसेपे मैज़ारिनी। सबसे पहले आए हमारे गियुसेपे मैज़ारिनी जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे। ये सबसे पहले आए ताकि इटली को यूनाइट कर पाए, एक नेशन स्टेट बनाने का ट्राई किए। 2 सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट की, यंग इटली और यंग यूरोप, बट इनका जो ये क्या बोलते हैं इफेक्ट था, इनका जो ये क्या बोलते हैं जो ये ट्राई कर रहे थे वो नहीं हो पाया। सो गियुसेपे मैज़ारिनी सबसे पहले आए, बट ये फेल हो गए। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले गियुसेपे मैज़ारिनी आए,
दो सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई, यंग इटली यंग यूरोप, इटली को यूनाइट करने के लिए, बट फेल हो गए। उसके बाद फिर आया कैमिलो डी केवर, वही कैमिलो डी केवर जो विक्टर इमानुअल टू के लिए काम, हाँ सो वही कैमिलो डी केवर जो विक्टर इमानुअल टू के लिए काम करता था, जो कि कंजर्वेटिव था, जो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा बोलता था। सो अगर बात करें तो उसके बाद आया कैमिलो डी केवर। कैमिलो डी केवर क्या किया, कैमिलो डी केवर सबसे पहली बार ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई किया। हम लोग को पता है जो नॉर्थ इटली था, नॉर्थ इटली ऑस्ट्रिया के अंदर था, तो सबसे पहले ये ऑस्ट्रिया से लड़ा और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। यस, तो सबसे पहली बार ये ऑस्ट्रिया से लड़ा और ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और जैसे ही ऑस्ट्रिया को हराया, जो नॉर्थ इटली था वो इसके हाथ में आ गया, नॉर्थ इटली यूनाइट हो गया, नॉर्थ इटली सार्डिनिया पिएडमोंट के साथ मिल गया। अब जैसे ही हम लोग का नॉर्थ इटली सार्डिनिया पिएडमोंट से मिला, जो सेंट्रल इटली था, जो पोप के अंदर था, वो अपने आप आके सार्डिनिया पिएडमोंट से मिल गया। तो सेंट्रल इटली अपने आप यूनाइट हो गया। अब बचा क्या था, बचा था हम लोग का साउथ इटली जो बार्बन डायनेस्टी के अंदर था। तो अब आए हमारे गैरिबाल्डी। अब गैरिबाल्डी आए, गैरिबाल्डी भी हम लोग को पता है, गैरिबाल्डी भी एक डेमोक्रेट थे, एक रेवोल्यूशनरी थे यूजर माजिनी के जैसे, जो अच्छा काम कर रहे थे। ऑब्वियसली कंजर्वेटिव्स का हमेशा दिमाग में रहेगा लड़ाई करके हम लोग जगह सबको कैप्चर करके यूनाइट कर सकते हैं। एक रेवोल्यूशनरी का दिमाग हमेशा रहेगा कि प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीका से करें। सो जैसे म्यूजियम मैगजीन में क्या किया, वो लड़ाई तो किया नहीं था, वो सोसाइटीज बनाए थे, यंग इटली यंग यूरोप, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाने का ट्राई करा था। कैमिलो डी केवर क्या किया, कंजर्वेटिव का डायरेक्ट लड़ा नॉर्थ इटली से, डायरेक्ट लड़ा ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया को हटा के कैप्चर कर लिया। अब गैरिबाल्डी भी तो एक रेवोल्यूशनरी थे, सो ये भी वही काम किए, ये साउथ इटली को यूनाइट करने के लिए ये जाके साउथ इटली में गए, साउथ इटली के लोगों से बात किए, उन लोगों को समझाए, उनसे बात किए, उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म, यूनिटी, कॉमननेस का लाने का ट्राई किया, और ये सब करने के बाद फाइनली वो साउथ इटली को यूनाइट कर पाए। तो साउथ इटली भी यूनाइट हो गया। So there we find कि सबसे पहले कैमिलो डी केवर वो नॉर्थ इटली को तो यूनाइट कर ही चुका था, नॉर्थ इटली को सार्डिनिया पिएडमोंट में मिला दिया। उसके बाद नॉर्थ इटली मिला तो हम लोग का साउथ सेंट्रल इटली अपने आप आके मिल गया, तो सेंट्रल इटली भी यूनाइट हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग का गैरिबाल्डी वो साउथ इटली में जाके साउथ इटली के लोगों को भी समझा के साउथ इटली को भी यूनाइट कर ली। सो नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली, साउथ इटली सब सार्डिनिया पिएडमोंट में मिल गया, और फाइनली हम लोग का पूरा इटली यूनाइट हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया, पूरा इटली यूनाइट हो गया। और मेन बोला क्या जाता है, पूरा इटली यूनाइट हो गया किसके वजह से, सार्डिनिया पिएडमोंट, सार्डिनिया पिएडमोंट, हाँ तो सार्डिनिया पिएडमोंट हम लोग का मेन रोल प्ले किया पूरा का पूरा इटली को यूनाइट करने में। So that is what is there, and finally we find कि finally 1800 and come 1861 या 1871, I will have to see to the date. So finally date कब था भाई, हाँ so 1861, yes, so finally we find कि हम लोग का 1861 में हम लोग का पूरा इटली यूनाइट हो गया। एंड देयर वी फाइंड कि जो यही सार्डिनिया पिएडमोंट का लीडर था, जो इसका ये क्या बोलते किंग था, विक्टर इमानुअल टू, यही हम लोग का इटली का भी किंग बन गया। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्लियर है। सो एक बार क्विक रिवाइज दो, देखो इटली जो था हम लोग का, इटली 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, और सबको अलग अलग इंसान रूल कर रहा था। नॉर्थ इटली के ऊपर हम लोग का ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था, सेंट्रल इटली के ऊपर पोप रूल कर रहा था, और साउथ इटली के ऊपर हम लोग का वो रूल कर रहा था, क्या बोलते हैं, बार्बन डायनेस्टी। सिर्फ एक पार्ट था इटली का, सिर्फ एक स्टेट था सार्डिनिया पिएडमोंट, जिसके ऊपर एक इटालियन किंग विक्टर इमानुअल टू रूल कर रहा था। इटली को यूनिफाई
यूनिफाई करने में तीन जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, यूसेफ मार्जनी, गैरिबाल्डी और कैमिलो डिकेवर। सबसे पहले आया यूसेफ मार्जनी, वो यंग इटली, यंग यूरोप की सारी सोसाइटीज बनाई इटली को यूनाइट करने के लिए, बट उनका एफर्ट फेल हो गया। उसके बाद आया कैमिलो डिकेवर। कैमिलो डिकेवर पहले ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई किया, ऑस्ट्रिया को हराया और नॉर्थ इटली को अपना सार्डिनिया पिएडमोंट में मिला लिया। अब जैसे नॉर्थ इटली सार्डिनिया पिएडमोंट में मिला, साउथ इटली सेंट्रल इटली अपने आप आके मिल गया। और उसके बाद आई गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जाके साउथ इटली में लोगों को समझाए, नेशनलिज्म के ये सब किया और साउथ इटली को भी मिला दिए। इस तरह से नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ तीनों इटली सब सार्डिनिया पिएडमोंट से मिलके इटली यूनाइट हो गया। एंड देयर वी फाइंड 1861 में वो यूनाइट हुआ और विक्टर इमानुएल II उसका राजा बन गया। क्लियर है? सो इटली का यूनिफिकेशन क्लियर है। सो देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्लियर है। सो दोनों में तुम लोग को क्या चीज सीखने को मिल रहा है? जर्मनी को यूनाइट करने में हम लोग का कौन सबसे बड़ा मेन रोल प्ले किया था? प्रशिया का वो ऑटो वन बिस्मार्क और प्रशिया का किंग विलियम I। यहाँ पे इटली को यूनाइट करने में कौन सबसे बड़ा रोल प्ले किया? सार्डिनिया पिएडमोंट। सार्डिनिया पिएडमोंट का विक्टर इमानुएल II और कैमिलो डिकेवर, ये लोग सब कंजर्वेटिव्स थे। सो देयर वी फाइंड कि वही बना किया है। 1848 से पहले हम लोग का ये नेशन स्टेट्स बनाने का काम हम लोग का रेवोल्यूशनरीज कर रहे थे, हमारे लिबरल मिडिल क्लास कर रहे थे। बट 1848 के बाद हमारे जो कंजर्वेटिव्स थे वो लोग नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? ताकि वो लोग को पॉलिटिकल डोमिनेंस मिले, इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग बन पाए। वही जर्मनी में भी हुआ, वही इटली में भी हुआ। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, कि कैसे ब्रिटेन, हाँ वही अंग्रेज की औलाद, तो कैसे ब्रिटेन हम लोग का यूनाइट होता है। इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो ब्रिटेन या फिर जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम्स भी बोलते हैं। सो अब समझ में आएगा तुम लोगों को कि इसका तीन अलग अलग नाम क्यों है। सो ब्रिटेन भी एक्चुअली पहले हम लोग का ब्रिटेन नहीं था, चार अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड था और फिर उसको यूनाइट करके एक सिंगल बनाया गया। सो उसका यूनिफिकेशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे एंड क्यों ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन को स्पेसिफिकली स्ट्रेंज केस बोला जाता है, इस बारे में भी करेंगे। So let's move forward talking about unification of Britain, कि कैसे वो अंग्रेज का औलाद यूनिफाई होता है, यूनाइट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन का, ब्रिटेन जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम्स भी बोलते हैं, क्यों भाई, क्यों इतना अलग अलग नाम है, वो भी आज तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। आज जो हम लोग ब्रिटेन देखते हैं या जो अंग्रेज हमारे ऊपर रूल किए थे 200 साल, वो अंग्रेज का अगर हम लोग बात करें तो वो ब्रिटेन एक्चुअली हम लोग का पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, वैसे ब्रिटेन भी 4 अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड था। ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, 4 अलग अलग आइलैंड्स एग्जिस्ट करते थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, ऐसे 4 अलग अलग आइलैंड्स एग्जिस्ट करते थे। ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन एग्जिस्ट और वेल्स एग्जिस्ट करता था, ब्रिटेन जैसे कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। नाउ वही हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, कैसे ये चारों आइलैंड्स को यूनाइट करके एक बना के ब्रिटेन बना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के अंदर। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग बात करें जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है ना, कि कैसे हम लोग का ब्रिटेन जो 4 अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड था, इसको यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाया गया। ये जो बना, ये जो हम लोग का ब्रिटेन 4 अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइडेड था, जिसको कंबाइन करके एक नेशन स्टेट बनाया गया। बहुत सारे जो हमारे रेवोल्यूशनरी, बहुत सारे जो हमारे ये क्या बोलते हैं लोग हैं, बहुत सारे जो इंटेलिजेंट वाइज लोग हैं, वो लोग सब एक्चुअली इसको ये मेकिंग ऑफ, मतलब ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना, इसी को बोलते हैं कि भाई ये है हम लोग का मेन, यही हम लोग को क्या बोला जाता था, 1 सेकेंड, हम नाम भूल गए इसका, मॉडल, यस, हाँ, तो इसको बोला जाता था मॉडल ऑफ नेशन स्टेट्स। भाई जितना भी नेशन स्टेट्स, सॉरी फॉर दैट, ओके, यस, तो जितना भी नेशन स्टेट्स हम लोग का बना आज तक, मतलब यूरोप में जितना भी नेशन स्टेट्स बना, जितना भी कंट्रीज हम लोग का कंबाइन होके नेशन स्टेट्स बनाया, उसमें जो ये ब्रिटेन, हम लोग का ब्रिटेन का जो 4 आइलैंड्स मिलके नेशन
बना, इसको बोला जाता है मॉडल ऑफ नेशन स्टेट्स, क्योंकि ये हम लोग का सबसे ज्यादा यूनिक था। इसीलिए ना यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को हम लोग का बुक में क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसको लिखा गया है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, जो 4 आइलैंड्स मिलके एक नेशन स्टेट बनाया, इसको स्ट्रेंज केस बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग का मॉडल ऑफ नेशन स्टेट्स बोला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या था इसमें कि भाई इसको सारा नेशन स्टेट्स का मॉडल माना जाता है, इसको एक स्ट्रेंज केस माना जाता है, ऐसा क्या था? सो देयर वर 2 रीजंस बिहाइंड इट, 2 रीजंस, क्योंकि 2 रीजंस जिसके वजह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन को हम लोग का अलग बोला जाता है, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन को हम लोग का एक स्ट्रेंज केस बोला जाता है, या उसको मॉडल ऑफ नेशन स्टेट्स बोला जाता है। क्या रीजंस है वो समझते हैं। पहला रीजन ये है, लाइक अगर हम लोग जर्मनी, तुम लोग जर्मनी का हम लोग बात की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का बात की, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का बात की। जर्मनी एक्चुअली हम लोग उसको क्या बोलते थे, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था, तो वो जर्मनी ना जो 39 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था तो वो जर्मनी ही। इटली का अगर बात करें तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, बट उसमें एक सार्डिनिया पिएडमोंट था जहाँ पे एक इटालियन रूलर था, जहाँ पे इटालियन रूलर रूल कर रहा था। सो जर्मनी में भी हम लोग का जर्मनी एग्जिस्ट करता था, इटली भी एज एन एक जगह इटली एग्जिस्ट करता था, पर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन में ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वो तो 4 अलग अलग आइलैंड्स एग्जिस्ट करते थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये 4 अलग अलग आइलैंड्स एग्जिस्ट करते थे। ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही था। जर्मनी को जर्मन कॉन्फेडरेशन तो बोला जाता था, वो जर्मनी का था ही जो 39 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड, और लोग उसको कंबाइन करके एक सिंगल जर्मनी बनाए। इटली तो था ही जो 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, बट ब्रिटेन नहीं था, वो तो 4 अलग अलग आइलैंड्स ही था जहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। सो ये है पहला रीजन जिस वजह से इसको स्ट्रेंज माना जाता है। सेकेंड रीजन क्या है, अगर जर्मनी का बात करें तो जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में हम लोग का ये क्या बोलते हैं, जो वो ऑटो वन बिस्मार्क था, वो 7 साल के अंदर 3 लड़ाई लड़ा और जर्मनी को यूनाइट कर लिया। इटली में क्या हुआ, इटली में कैमिलो डी केवर पहले ऑस्ट्रिया से लड़ा, नॉर्थ को यूनाइट कर लिया, फिर सेंटर हो गया, फिर साइड से साउथ हो गया। सो बेसिकली दोनों जगह पे सडन अपहीवल्स हुआ, दोनों जगह पे हम लोग का कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही, जर्मनी का बात करो, इटली का बात करो, दोनों में कुछ टाइम पीरियड 10-15 साल के अंदर ही पूरा का पूरा जर्मनी यूनाइट हो गया, इटली यूनाइट हो गया। 10-15 साल का टाइम पे ही, 10-15 साल के अंदर ही लड़ाई किया, ये लड़ाई वो लड़ाई किया, और जर्मनी यूनाइट हो गया, इटली यूनाइट हो गया। पर वैसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है ना, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। वहाँ पे ऐसे कोई वॉर ये वो एक सडनली वॉर हुआ और पूरा ब्रिटेन बन गया हम लोग का, वैसा कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस चला है, पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई इसको स्ट्रेंज केस बोला जाता है। और क्लियर होगा ये चीज, हम बाद में लिखेंगे पूरा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन के बाद में हम तुम लोगों को इसका आंसर देंगे। अभी तुम लोगों को मे भी उतना समझ नहीं आ रहा है, और क्लियर हो जाएगा जब पढ़ लो। सो अगर हम लोग ब्रिटेन का बात करते हैं, सो आज जो ब्रिटेन हम लोग देखते हैं, आज जो यूनाइटेड किंगडम्स हम लोग देखते हैं, वो पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ब्रिटेन तो हम लोग का, हाँ, सो ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। 4 आइलैंड्स एग्जिस्ट करता था। इंग्लैंड, जहाँ पे इंग्लिश लोग रहते थे, स्कॉटलैंड, जहाँ पे स्कॉटिश लोग रहते थे, आयरलैंड, जहाँ पे आयरिश लोग रहते थे, और वेल्स, जहाँ पे वेल्श रहते थे। सो दैट इज देयर। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन जैसा, जो आज ब्रिटेन हम लोग देखते हैं, जो आज यूनाइटेड किंगडम्स देखते हैं, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। 4 अलग अलग आइलैंड्स एग्जिस्ट करते थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ऐसे 4 अलग अलग आइलैंड्स एग्जिस्ट करते थे। इंग्लैंड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सो ब्रिटेन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सो
देयर वी फाइंड कि यही चारों जो लैंड आइलैंड सब है, यही चारों आइलैंड सब मिलता है और हम लोग का ब्रिटेन बनता है। सो उस बारे में अगर बात करें तो क्या कैसे हुआ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये जो चारों आइलैंड्स था हम लोग का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये क्या होता है आइलैंड और वेल्स, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था हम लोग का इंग्लैंड। और हम लोग को पता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और चालाक होता है वो हमेशा बाजी मार देता है। सो यस, सो देयर वी फाइंड कि ये चारों आइलैंड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड भी मेन रोल प्ले किया यूनिफिकेशन में। अब क्या कैसे हुआ उस बारे में बात करते हैं। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो इंग्लैंड था, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोग का जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड धीरे 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 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते गया, उसमें और ज्यादा, हाँ, सो अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड धीरे 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 पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनते गया। और उसके बाद फिर इंग्लैंड में मोनार्की, हाँ, सो इंग्लैंड में मोनार्की चल रहा था, बहुत सालों से इंग्लैंड में मोनार्की चल रहा था। बट देयर वी फाइंड कि वो धीरे 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 स्ट्रॉन्ग बनते गया, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनते गया। और फिर इंग्लैंड में 1688 में रिवोल्ट हुआ और मोनार्की हट गया। 1688 में इंग्लैंड में रिवोल्ट हुआ और मोनार्की हट गया और इंग्लिश पार्लियामेंट बन गया। वहां पे उन लोगों का खुद का पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट बन गया। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो इंग्लैंड का अगर हम लोग बात करें, इंग्लैंड धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते गया। और उसके बाद फिर 1688 में, 16 लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद फिर 1688 में देयर वी फाइंड की जो हम लोग का इंग्लैंड था, सो इंग्लैंड धीरे 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 पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनते गया। और इंग्लैंड फिर 1688 में इंग्लैंड में रिवोल्ट हुआ और जो मोनार्की इंग्लैंड में चल रहा था वो मोनार्की को खत्म कर दिया गया और इंग्लैंड में आ गया इंग्लिश पार्लियामेंट। इंग्लैंड अपना, हाँ, तो ये मोनार्की को खत्म कर दिया गया और इंग्लैंड में आ गया हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंग्लैंड में पार्लियामेंट बन गया। सो दैट इज व्हाट इज इट। ये हुआ पार्लियामेंट बन गया, ये हुआ हम लोग का 1688 में। ठीक है, ओके। सो इंग्लैंड में हम लोग का बहुत सालों से मोनार्की चल रहा था और फिर इंग्लैंड धीरे 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 पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते गया। इंग्लैंड में रिवोल्ट्स होना स्टार्ट हो गया और 1688 में एक ऐसा रिवोल्ट हुआ कि इंग्लैंड में जो मोनार्की चल रहा था वो चला गया, उसको खत्म कर दिया गया और इंग्लैंड में ये लोग मिलके पार्लियामेंट सेटअप कर लिए और पार्लियामेंट सेटअप कर लिए। सो सबसे पहले चीज क्या हुआ कि 1688 में इंग्लैंड में मोनार्की खत्म हो गया और पार्लियामेंट सेटअप हो गया। अब उसके बाद इंग्लैंड में आया चुनकी, अब हमको बनना है बड़ा, अब हम सारा आइलैंड्स को अपने अंदर ले आएंगे। सो उसके बाद फिर इंग्लैंड क्या किया, फिर इंग्लैंड 1707 के टाइम पे इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड से लड़ा, स्कॉटलैंड को हरा दिया और स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद फिर 1707 ये 1688 में हुआ था। उसके बाद 1707 में, वो 1688 में हुआ है। उसके बाद 1707 में हम लोग का ब्रिटेन क्या क्या, हाँ, सो इंग्लैंड जो है वो धीरे धीरे स्कॉटलैंड से लड़ना स्टार्ट किया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिला लिया और 1707 में स्कॉटलैंड हम लोग का इंग्लैंड से मिल गया। इंग्लैंड स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले आया, स्कॉटलैंड इंग्लैंड से मिल गया और उस 1707 के टाइम पे इंग्लैंड स्कॉटलैंड से मिल गया और हम लोग का साइन हुआ, हम लोग का ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम था उसका, हाँ, एक एक्ट साइन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल गया और एक 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड साथ में मिल गया। इंग्लैंड स्कॉटलैंड को कब्जा कर लिया, स्कॉटलैंड को मिला दिया और एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जिसमें बना हम लोग का यूनाइटेड किंगडम्स। यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
जो हम लोग का ब्रिटेन बना है, ब्रिटेन एक्चुअली हम लोग का 1707 में बना है। 1707 में जब हम लोग का एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया था, तब हम लोग का ये ग्रेट ब्रिटेन बना था, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। सो दैट इज व्हाट इज हियर, क्लियर है। सो दैट इज इट। सो बेसिकली वी फाइंड, सो इतना तो क्लियर है। सो इंग्लैंड जो था 1688 में, पहले इंग्लैंड में हम लोग का डेमोक्रेसी जो मोनार्की चल रहा था उसको हटा दिया गया और वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया। फिर 1707 के टाइम पे इंग्लैंड स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया, स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले आया और एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड सबको साथ में बोला जाएगा यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब उसके बाद देखो द थिंग इज कि इंग्लैंड धीरे धीरे कब्जा कर रहा था ना, सबको कब्जा में ला रहा था। इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड अब धीरे धीरे स्कॉटलैंड के ऊपर अपना रूल थोपने लगा कि भाई अब तुम लोग अपना तरीका से नहीं जी सकता, तुम लोग को हम लोग का तरीका से जीना पड़ेगा। जैसे स्कॉटलैंड को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग रहते थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिया जा रहा था। जैसे ये लोग जो ड्रेस पहनना चाहता है वो ड्रेस नहीं पहन सकते। ये लोग का ये रीजनल लैंग्वेज था गैलिक लैंग्वेज, तो ये लोग गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जो कपड़ा पहनना चाहे वो कपड़ा नहीं पहन सकते। उसके बाद फिर द थिंग इज ना, तुम लोग सुना होगा क्रिश्चियनिज्म जो हम लोग का एक रिलीजन होता है, क्रिश्चियनिटी में हम लोग के दो टाइप के लोग होते हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। ये तुम लोग हमेशा सुना होगा कि जो क्रिश्चियनिटी होता है, जो क्रिश्चियंस होता है वो दो टाइप के होते हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का एक दूसरे के साथ कभी नहीं बनता। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो हम लोग का इंग्लैंड था, इंग्लैंड में हमारे प्रोटेस्टेंट्स रहते थे, जब और जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड में हमारे कैथोलिक्स रहते थे। सो जैसे ही इंग्लैंड धीरे धीरे स्कॉटलैंड के ऊपर जब कब्जा कर लिया, तो वो स्कॉटलैंड के ऊपर अपना सारा चीज़ थोप रहा था कि भाई अब तुम लोग अपना जो तुम लोग लैंग्वेज बोलना चाहते, तुम लोग गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तुम लोग को हम लोग का लैंग्वेज बोलना होगा, तुम लोग अपना रहता जो कपड़ा पहनना चाहो, जो करना चाहो वो सब नहीं कर सकते, हम लोग जो बोलेंगे वैसा करना होगा, तुम लोग अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। एंड स्पेशली क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते थे वो लोग थे कैथोलिक्स, सो देयरफॉर वो लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता, उन लोगों को तुम लोग प्रोटेस्टेंट्स में कन्वर्ट हो, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन। सो ब्रिटेन जो अगर हम लोग देखें तो इंग्लैंड अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड स्कॉटलैंड को कैप्चर कर चुका था, तो वो अपना डोमिनेंस दिखा रहा था इसके ऊपर। सो देयर वी फाइंड कि जैसे ही हम लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड हम लोग 1707 में मिला और एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ और यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, उसके बाद स्कॉटलैंड को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था। स्कॉटलैंड अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर को फॉलो नहीं कर सकता था। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोगों का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, वो सबको सप्रेस किया जा रहा था। वो लोग अपना लैंग्वेज, वो लोग जो लैंग्वेज बोलते थे गैलिक लैंग्वेज, वो उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था। जो कैथोलिक्स थे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग कैथोलिक्स, और इंग्लैंड में रहने वाले लोग प्रोटेस्टेंट्स थे। सो प्रोटेस्टेंट्स तो कैथोलिक्स को झेल सकते थे नहीं, सो जो कैथोलिक्स थे उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, वो लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और ज़्यादा प्रॉब्लम दिया जा रहा था। सो दैट वाज व्हाट वाज देयर। सो देयर वी फाइंड की कंडीशन एक्चुअली खराब था। जो स्कॉटिश लोग थे, स्कॉटलैंड के लोगों को अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर ये सब मानने नहीं दिया जा रहा था। जो ड्रेस ये पहनना चाहे, जो लैंग्वेज ये बोलना चाहे, जो रिलीजन को ये फॉलो करना चाहिए, वो सब नहीं दिया जाता। ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उसको सप्रेस कर रहा था। क्लियर है? ओके है। अब इस चीज़ से इतना क्लियर है, आपको इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब हमको मिटाना पड़ेगा। ओके, so this was there। उसके बाद फिर स्कॉटलैंड को तो ये चलो सर ठीक है, 1707 में स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। उसके बाद 1801 में अब हम लोग का इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड को भी यूनाइट कर लिया गया, आयरलैंड को भी इसके अंदर ले आया गया। सो इंग्लैंड तो था ही, इंग्लैंड स्कॉटलैंड के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। अब उसमें आयरलैंड को भी कब्जा कर लिया गया, इंग्लैंड आयरलैंड को भी कब्जा कर लिया, आयरलैंड को भी उसमें मिला दिया गया, और वेल्स तो बहुत छोटा सा जगह था, वो तो मिल ही गया सबको। सो इस तरह से हम लोग का पूरा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ। बट ऑब्वियसली अब इंग्लैंड क्या किया था, इंग्लैंड हम लोग का
इंग्लैंड लड़ के अब आयरलैंड को भी कैप्चर कर लिया था। अब आयरलैंड में ऑब्वियसली आयरलैंड के भी लोग अपना रिलीजन अपना कल्चर फॉलो करते, वो लोगों को पता चल गया था स्कॉटलैंड का क्या हाल है। सो वो लोग भी बहुत गुस्से में थे, वो लोग भी ऐसा नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड वो लोगों को कैप्चर कर ले, तो वो लोग भी बहुत ट्राई किए थे बट ऐसा नहीं हो पाया। इंग्लैंड जबरदस्ती आयरलैंड को भी कैप्चर करके इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। सो दैट इज व्हाट इज इट। और उसके बाद आयरलैंड में भी वही चीज हो रहा था, आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों रहते थे। सो ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता था कि भाई तुम लोग कैथोलिक्स को मारो। सो दैट वाज देयर। बट ये सब तो हो रहा था ही, और अगर मोस्टली अगर हम लोग बात करें यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन हम लोग का फाइनली पूरा यूनाइट हो गया। सबसे पहले इंग्लैंड में 1688 में हम लोग का इंग्लैंड का में मोनार्की चला गया और पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया। 1707 के टाइम पे इंग्लैंड हम लोग का स्कॉटलैंड को कैप्चर करके एक्ट ऑफ यूनियन साइन करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। और 1801 में फिर वो आयरलैंड को भी कैप्चर कर लिया, और इस तरह से हम लोग का पूरा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बन गया। हम लोग का यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। हम लोग का पूरा ब्रिटेन यूनिफाई हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बन गया। और एक बार हम लोग का ब्रिटेन जब पूरा यूनाइट हो गया, जब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो गया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे डिसाइड किया गया कि अब इसको क्या बोला जाता है। अब ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये सब अबे ये सबको टुगेदर क्या बोल रहे थे, सबको टुगेदर बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बोला जा रहा था। सो अब ये लोग अपना नेशनल लैंग्वेज डिसाइड करके, ये लोग का नेशनल लैंग्वेज ये लोग डिसाइड करके, ये लोग का नेशनल लैंग्वेज होगा इंग्लिश, ये लोग का नेशनल लैंग्वेज होगा इंग्लिश, ये लोग का नेशनल सॉन्ग जैसे हम लोग का जैसे हम लोग का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, वैसे ये लोग अपना नेशनल सॉन्ग डिसाइड किया, दैट विल बी गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और उसके बाद फिर जैसे इंडिया में हम लोग का फ्लैग है तिरंगा, वैसे ही अपना नेशनल फ्लैग भी बनाया जिसको बोलते हैं यूनियन जैक। तो इस तरह से पूरा का पूरा ब्रिटेन हम लोग का यूनाइट हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो गया। सो आई थिंक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन क्लियर है। फाइनली 1801 के बाद हम लोग का स्कॉटलैंड भी जब अंदर आ गया ब्रिटेन के, तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड हो गया। और फाइनली आयरलैंड बोला था वो, यस, सो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड हो गया, और हम लोग का सब मिल के हम लोग का यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया, और उसके बाद ब्रिटेन अपना नेशनल सॉन्ग गॉड सेव आवर नोबल किंग बनाया, अपना नेशनल फ्लैग यूनियन जैक बनाया, और अपना नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश डिसाइड किया। सो दैट इज देयर। सो आई थिंक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी तुम लोगों को क्लियर है। अब समझ में आया कि उसको स्ट्रेंज केस बोलते हैं। पहला चीज क्या है कि भाई पहले ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो तो 1707 के टाइम पे ब्रिटेन बना है, पहले ब्रिटेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये पहला चीज है। एंड दूसरा देखो 1688 से 1801 आ गए, कितना मतलब ऑलमोस्ट देखो तो कितना लंबा प्रोसेस है, डेढ़ ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरीज लग गया, ऑलमोस्ट 150 साल लग गया पूरा का पूरा ब्रिटेन बनाने में। कितना ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं था कि सडन अपहीवल हुआ 10 से 15 साल के अंदर पूरा ये क्या बोलते हैं लड़ाई उड़ाई करके पूरा का पूरा यूनाइट हो गया। इसमें बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो दीज आर द टू रीजंस, पहले तो इतना स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस की वजह से, एंड सेकेंडली हम लोग का कोई ब्रिटेन जैसा कुछ पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये दो रीजन की वजह से ही इसको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है, या फिर यू कैन से इसको इसी वजह से हम लोग का मॉडल माना जाता है ऑफ ऑल द नेशन स्टेट्स। क्लियर है? सो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, सो विद दिस वी आर ओवर विद टुडेज लेक्चर। आज हम लोग बात किए कि कैसे हम लोग का जर्मनी, इटली और ब्रिटेन यूनाइट हुआ, कैसे जर्मनी का 39 स्टेट्स यूनाइट होकर जर्मनी बना, कैसे इटली का 7 स्टेट्स यूनाइट होकर इटली बना, और कैसे ब्रिटेन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो 4 आइलैंड्स यूनाइट होकर ब्रिटेन बनाया। सो ये हम लोग पढ़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप तुम लोग को सब समझ में आ गया होगा, जाके रीड कर लेना एक बार, सब तुम लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ चाहते हो कि हम ऐसे पढ़ाए या वैसे पढ़ाए, प्लीज कमेंट इट डाउन, ताकि हमको पता तो चले कि तुम लोग को लर्न कैसा रहे। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। टिल देन टेक इट, टाटा, बाय बाय।